शाह के लोगों को जिस प्रकार से हटाया गया है, अमित शाह के विरोधियों को जिस प्रकार से एंटर कराया गया है, तो यहाँ ये लगने लगा है कि अमित शाह जी की तकलीफ आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और चर्चा तो दिल्ली में यहाँ तक है कि जिस कुर्सी पे बैठने का सपना अमित शाह देख रहे थे कि मोदी जी के बाद अमित शाह, तो अब वो सपना सपना ही रह जाएगा। उस कुर्सी के नए दावेदार ढूंढ लिए गए हैं और उसमें फडणवीस का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ले ली है? क्या अमित शाह जी को साइडलाइन किया जा रहा है? क्या अमित शाह के जो विरोधी कहा जाता है, सत्ता पक्ष में भी एक विपक्ष होता है, तो क्या उस विपक्ष को अब अमित शाह के खिलाफ उतारने की कोशिश की जा रही है? क्या ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के भीतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एक तस्वीर हाल ही में आई थी जिसमें अमित शाह जी नदारद थे। अब उनके नदारद रहने के मायने क्या है, क्या धीरे धीरे करके समझ में आने लगे? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठपत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। आज आप देख रहे होंगे हमारे पीछे के दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और बड़ा बढ़िया मौसम दिल्ली में हो रहा है। हमने सोचा बालकोनी के थोड़ा दर्शन कराएं बैठ के आपको, इसीलिए यहीं से कर रहे हैं जी। सर, मौसम तो अच्छा हो रहा है, दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मौसम अच्छा नहीं है। राजनीतिक तौर पर देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या स्मृति ईरानी की वापसी हुई है? इस वापसी को किस तरह से देखा जाए? नहीं, देखिए हिमांशु, अगर आप देखें खाली स्मृति ईरानी की वापसी नहीं हुई है, वसुंधरा राजे की भी वापसी हुई है, बहुत सारे लोगों की वापसी हुई है और बहुत सारे लोगों की वापसी होनी बाकी है। संजय जोशी की भी वापसी होगी बहुत जल्दी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप याद करें तो मैंने लगभग 1.5 साल 2 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान आपको जिक्र किया था एक सत्ता के त्रिशूल का, कि सत्ता का त्रिशूल जो गुजरात लॉबी के पास है, संघ ने कह दिया है कि सत्ता का त्रिशूल आप नहीं रख सकते, उसके 1 या 2 शूल आप रख सकते हैं, लेकिन पूरी सत्ता का त्रिशूल आप अपने पास नहीं रख सकते, इसलिए त्रिशूल का बंटवारा होगा। तो अभी गुजरात लॉबी के पास खाली 1 शूल बचा है, सरकार नामक शूल। जो 2 शूल हैं जिसमें राज्यों की सरकारें हैं और संगठन है, उन पे आरएसएस ने अपनी दावेदारी कर दी है और उसी को देखते हुए आरएसएस के लोगों को या मोदी जी की पसंद के लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान मुझे अमित शाह जी का होते हुए नजर आ रहा है कि अमित शाह के लोगों को जिस प्रकार से हटाया गया है, अमित शाह के विरोधियों को जिस प्रकार से एंटर कराया गया है, तो यहाँ ये लगने लगा है कि अमित शाह जी की तकलीफ आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और चर्चा तो दिल्ली में यहाँ तक है कि जिस कुर्सी पे बैठने का सपना अमित शाह देख रहे थे कि मोदी जी के बाद अमित शाह, तो अब वो सपना सपना ही रह जाएगा। उस कुर्सी के नए दावेदार ढूंढ लिए गए हैं और उसमें फडणवीस का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। तो अगर ये सारा सिनेरियो बनता है तो एक नई तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की आप देखेंगे, क्योंकि अभी आप ये लगातार चर्चा सुन रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है। जो ये खामोशी है मोदी जी की, जो ये खामोशी है भारतीय जनता पार्टी की, जो ये खामोशी है संघ की, ये खामोशी किसी बड़े मामले के साथ टूटेगी और तब आपको दिखाई देगा कि कोई एक बहुत बड़ा निर्णय पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, या कोई बड़ा एक बदलाव आपको दिखाई देगा। तो तब लोगों को एहसास होगा, हम लोगों को इसकी भनक मिल गई है और इसकी धमक, इसकी चमक हल्की हल्की हमें दिखाई देनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा मैंने 2024 के चुनाव से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि दिल्ली और लखनऊ में दूरी है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बाबा के और अमित शाह के जो रिश्ते थे, वो रिश्ते अब जो है सर्वविदित हैं, सबके सामने हैं, उसका रिजल्ट भी आपके सामने है 24 का। आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत में भी नहीं है। आज अगर आप बहुमत सिद्ध करने के लिए कह दें तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो अलाइज हैं
वो अलाइज को भी जनता को जवाब देना है, चाहे वो कॉकरोच पार्टी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो परिसीमन का मामला हो, बहुत सारे मामलों पे अलाइज भी डरे हुए हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू अपने युवाओं के खिलाफ, अपनी जनता के खिलाफ परिसीमन में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि आज जो चर्चा आई है, आज ये है कि कॉकरोच पार्टी दोबारा आंदोलन करने जा रही है। उनका कहना यह है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, जो वायदे हमसे किए थे सरकार उन पर खरी नहीं उतरी है। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा कॉकरोच पार्टी पे भी हो जाता है कि कॉकरोच पार्टी के 2 लोग जाके मंत्रियों से डिस्कस कर लेते हैं चुपचाप, और मंत्रियों से बात करते हैं, और किसी को भनक तक नहीं होती बंद कमरे में आप क्या बात करके आए हैं। और आप उस कांग्रेस, उस पार्टी के भरोसे पे, उस सरकार के भरोसे पे आप बात कर रहे हैं जिसका नजरिया ही झूठ बोलने का है। उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? क्या कोई लिखित में आश्वासन दिया था क्या? आपने मीडिया के सामने बैठ के क्यों नहीं बात की? और आप क्या वहां पे कॉकरोच पार्टी अकेले धरना प्रदर्शन में शामिल थी क्या? वहां तो आईसा और दूसरे संगठन भी थे। तो आपने सारे संगठनों को साथ में लेके क्यों नहीं वार्ता की? आप 2 लोगों ने जाके वार्ता कर ली और उसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया। तो ये कॉकरोच पार्टी के ऊपर भी एक सवाल उठता है। और कॉकरोच पार्टी का क्या आंदोलन अब उस रूप में हो पाएगा? क्या कॉकरोच पार्टी ये आंदोलन को इतने ऊपर तक ले जा पाएगी? अब इस पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या जो राज्य की सरकारें हैं, उनमें कहीं न कहीं सुगबुगाहट है। आप देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे राजस्थान में सरकार हो, तमाम सरकारें आदेश जारी कर रही हैं कि स्कूलों में बिना अनुमति के कोई नहीं घुसेगा। अब स्कूलों में भी अनुमति लेके जाने का मतलब ये है कि सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है, और सरकार जो अंदर की चीजें वो बाहर नहीं आने देना चाहती। तो सरकार में जो इतना डर एकाएक पैदा हो गया है, इसका फायदा भी कहीं न कहीं विपक्ष उठाता हुआ दिख रहा है। जी। हम्म। और सर आपने त्रिशूल का जिक्र किया था, मुझे याद है बहुत पहले केंद्र सरकार, संगठन, राज्य सरकारें, त्रिशूल हाथ से निकल जाएगा, आप उस वक्त ऐसी बात कर रहे थे। आज के वक्त में ये त्रिशूल की क्या परिस्थिति है, मतलब स्थिति कैसे देख रहे हैं आरएसएस को अगर जोड़कर देखा जाए इसमें तो? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें त्रिशूल का जो मैंने जिक्र किया था, त्रिशूल की परिभाषा ये है कि 3 चीजें आपके सामने हैं। एक में भारत सरकार है, दूसरे में राज्य सरकारें हैं, और तीसरा संगठन है। तो ये 3 शूल हैं, और ये त्रिशूल जो है, ये गुजरात लॉबी के पास था, और गुजरात लॉबी ने इतनी मजबूती से इस त्रिशूल को पकड़ लिया था कि आरएसएस को भी कुछ नहीं समझ रहे थे। आपको याद होगा नड्डा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, अब हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, हम मजबूत बन गए हैं। तो उससे कहीं न कहीं संघ के जो रणनीतिकार हैं, उनको ये लगा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी बेलगाम हो जाएगी, तो उससे कहीं न कहीं बड़ा नुकसान संघ को भी हो सकता है, और पार्टी को भी हो सकता है। तो उस लगाम को ही टाइट करते हुए, और जो लोग लगातार विरोधी थे गुजरात लॉबी के, उनके साथ संघ ने ज्यादा संपर्क बढ़ाया। और उसमें आप चाहे वो फडणवीस हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इनके साथ संगठन के साथ अच्छा तालमेल संघ ने किया। और आज वो परिणति आपके सामने है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार बने हुए थे गुजरात लॉबी के लोग, वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि परिस्थितियां 2024 के बाद जो बनी है, वो बहुत गंभीर है, और लगातार वो परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं। आपकी चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश की नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे आपकी दूसरी चीजें हो, आपकी चाहे स्वास्थ्य नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, सब नीतियां धराशायी होती दिखाई दे रही हैं। और जब धराशायी होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आपके ऊपर लगातार प्रेशर पक्ष का भी बढ़ रहा है और विपक्ष का भी बढ़ रहा है। हालांकि विपक्ष अभी भी इतना मुझे नहीं लगता मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी पे या सरकार पे दबाव बना पा रहा है, जितना दबाव अंदर से आ रहा है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि खाली पक्ष ही नहीं होता, पक्ष के अंदर भी एक विपक्ष होता है। तो वो ज्यादा खतरनाक होता है जो पक्ष के अंदर विपक्ष होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर
जो एक विपक्ष है या गुजरात लॉबी के खिलाफत वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं एक्टिव दिखाई देते हैं। अब आपने देखा कि एकाएक फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया, चर्चाएँ चली। अभी जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आरएसएस का 3 दिन का सम्मेलन चला, बैठकें चली और नितिन नवीन को वहाँ पे बुलाया गया और नितिन नवीन जैसे ही दिल्ली आए, उन्होंने मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री भी आए और मीटिंग देर रात तक चली। और वहाँ पे ऐसी मीटिंगों में अमित शाह का नज़ारा रहना चाहता है कि पार्टी के अंदर कुछ न कुछ ऐसा पक रहा है, जो अमित शाह को दूर रखा जा रहा है। नहीं तो पार्टी के सरकार के किसी भी मामले में कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग हो, वहाँ पे अमित शाह हमेशा रहते हैं। दूसरी बात ये भी आप देखेंगे हिमांशु इसमें कि जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी ने और युवाओं ने जंतर मंतर पे धरना देके अमित शाह के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, एक सवाल खड़ा किया है और राहुल गांधी ने वो सवाल पकड़ लिया है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पूरे मानसून सेशन में जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद भी जवाब नहीं दे पाए हैं। उससे भी कहीं न कहीं एक बड़ा दबाव अमित शाह के ऊपर बना हुआ है और आने वाले समय में भी वो इसका जवाब दे पाएँगे, ऐसी संभावना नज़र नहीं आती। तो क्या ऐसे में संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्षी खेमा है, वो क्या दबाव बना रहा अमित शाह पे? और क्या अमित शाह को ये भी हो सकता है कि इस्तीफा देना पड़े धर्मेंद्र प्रधान की तरह? हालाँकि ये बात अभी कई लोगों के गले नहीं उतर रही है और उनको बड़ी अजीब बात लगेगी ये। लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि बन रही हैं धीरे-धीरे और अमित शाह के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में मोदी जी ने भी उनको अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि आप देखेंगे मानसून सेशन में एक बार भी मोदी जी ने कोई बयान पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर अमित शाह के पक्ष में नहीं दिया, मीडिया में भी नहीं दी। उन्होंने अपनी वीडियो बना के जो सोशल मीडिया पे डाली, उसमें भी कहीं अमित शाह का जिक्र नहीं किया, उनका बचाव करने की कोशिश नहीं की। नहीं तो आप देखते हैं जब भी सरकार के ऊपर कोई दबाव आता है, जब भी सरकार के ऊपर कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है, तो कहीं न कहीं अमित शाह सरकार को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए हमेशा योद्धा की तरह सामने खड़े रहते थे। लेकिन जब अमित शाह के ऊपर इस तरह की आपत्ति आई, तो सबने उनको पीठ दिखा दी। तो ये जताता है कि अमित शाह को अकेले छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में अमित शाह जी क्या कर पाएँगे, क्या हश्र होगा, वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं ना कि जो नई कमेटी बनी है, नई टीम बनी है नितिन नवीन की, उसमें अमित शाह के करीबियों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। चाहे वो अरुण सिंह हो, चाहे वो संजय मयूख हो, चाहे वो आपके जो मध्य प्रदेश वाले जो पहले गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा वो हों। बाकी धीरे-धीरे करके अमित शाह के तमाम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अमित शाह के पर कतरे जा रहे हैं। तो ये बड़े-बड़े सवाल अभी सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन पे आने वाले समय में आपको एक नई तस्वीर दिखाई देगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।